हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने पिछले वीडियो के अंदर भी कुछ एक्सरसाइजेस किए थे जिसके अंदर हमें सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था। ओके, और आज भी हमें क्या करना है, इन सिंपल सेंटेंसेस को बना करके जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। बट हमें क्या करना है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव क्लास कह दो या आप उसको कहते हैं रिलेटिव क्लास, दोनों एक ही बात है। चाहे रिलेटिव क्लास कहो चाहे आप एडजेक्टिव क्लास कहो, दोनों एक ही बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये कहे कि दो सिंपल क्लासेस हैं, इनको मिलाकर के कॉम्प्लेक्स क्लास बनाइए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए, तो बात एक ही है। और वो अपने को कंजंक्शन ध्यान में रखने की, कंजंक्शन कौन सा लगेगा। जैसे अपने पहले वाला ही लीजिए, ये सेंटेंस है, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, I don't know the time. I don't know the time. My brother will come from दिल्ली. मेरा भाई दिल्ली से आएगा, मुझे समय का पता नहीं है कि किस समय आएगा। तो आपको क्या करना है, समय बताने के लिए I don't know the time. मुझे समय का पता नहीं। और समय के लिए अपने क्या लगाते हैं, when. when लगाते हैं ना। समय के साथ किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, when का यूज करते हैं, क्योंकि समय के तुरंत बाद when लगाते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहां लगा देना है when. I don't know the time when my brother will come from दिल्ली। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, दूसरे वाले सेंटेंस को पहले ले आए और पहले वाले सेंटेंस को बाद में लेके गए, और हमने क्या कर दिया, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, द पेन इज माइन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है द पेन इज माइन। ठीक है ना। इट इज ऑन द टेबल, ये इट किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। ठीक है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्या करना है, इट को हटाना है। ठीक है ना, इट को हटाना है। और इट किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। ठीक है ना। तो पेन के लिए इट आया, तो अपने क्या लिखेंगे, द पेन। और पेन एक वस्तु का नाम है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। और बाकी बचा हुआ क्या है, इज ऑन द टेबल, तो ये यहां पर लिख देंगे, द पेन विच इज ऑन द टेबल। अब बाकी सेंटेंस क्या बचा है, पेन तो आ गया, इज माइन बचा है, वो वहां लिख देंगे इज माइन, इज माइन। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। और यहां पर पेन के लिए किसका प्रयोग कर दिया, विच का प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश इज गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। अब देखिए, अब ये किसके बारे में बात हो रही है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, गुड फैमिली से बिलोंग करता है। ये किसके बारे में बात हो रही है, रमेश के बारे में बात हो रही है। और रमेश के लिए ही आया, तो ही को गायब करना है अपने को। ही की जगह क्या लगाना है, हु लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह खाली है। तो क्या लिखेंगे, रमेश हु। अब बाकी सेंटेंस इधर वाला देखिए, बिलोंग्स टू गुड फैमिली, ये लिखा है ना, ये वाला उठा करके यहां रख देंगे, हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। अब बाकी सेंटेंस पहला बचा हुआ इज अ गुड बॉय, तो क्या लिख देना है, इज अ गुड बॉय। तो इस तरीके से अपना आंसर पूरा हो जाएगा। और हमने इसको किससे जोड़ दिया, हु से, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जोड़ दिया। ओके, तो इस तरीके से अपने को हु का यूज करना। आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी ब्यूटी फेथफुल। तो डॉग है, डॉग के लिए क्या आ रहा है, इट। आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फेथफुल है, तो आई हैव अ डॉग। ठीक है ना। डॉग के लिए अपने क्या लगाना है, विच लगाना है, आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल। तो हमने क्या किया, इट को हटा करके विच लगा दिया। और विच किसके लिए लगाया है, डॉग के लिए। और डॉग क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के लिए क्या लगाते हैं अपने, विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। तो इसमें देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। तो अपने क्या लिखेंगे, ही इज माई ब्रदर लिखा है ना, तो द बॉय
बॉय के लिए क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है। ये समझते जाइए, एक सेंटेंस का ऑपरेशन करके देखिए, आपको सारी चीज मिल जाएगी। द बॉय, द बॉय वो लड़के के बारे में बात है, लड़का कौन है, भाई है, तो द बॉय हु की जगह, ही की जगह क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, हु। और बाकी सेंटेंस क्या है, इज माई ब्रदर द बॉय हु, द बॉय हु, द बॉय हु इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, या द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है ना, इज माई ब्रदर। तो इस तरीके से आप लगाते हैं द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। कई बार क्या है कि इस ही को हटा करके बीच में यहां लेके आते हैं, तभी उसका लड़का जो वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। तो जरूरी नहीं है कि पहले वाला सेंटेंस वहां लेके आए, आपको सेंटेंस का अर्थ समझते हुए, मीनिंग समझते हुए भी क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीजन। अब रीजन, रीजन की बात हो रही, रीजन का बात बताते हैं तो क्या, रीजन वाई के लिए लगाते हैं, तो रीजन के लिए क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। तो रीजन वाला सेंटेंस पहले ले लीजिए, कैसे लगाएंगे, डू यू नो, अब लगा दिया वाई, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन वाई। अब वाई के बाद में पहला सेंटेंस पूरा का पूरा उठा करके लिख दीजिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक है ना, डू यू नो द रीजन वाई ही डिडंट कम टू स्कूल टुडे। तो ये वाई जो है उसको यहां पर लिख दिया। तो रीजन के लिए हम वाई लगाते हैं, आपने ये पहले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, विल यू गिव मी द वॉच, इट इज ऑन द टेबल, विल यू गिव मी द वॉच, इट इज ऑन द टेबल। तो इट किसके लिए आया है, वॉच के लिए आया है, वॉच मीन्स घड़ी, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे जो टेबल के ऊपर है। कैसे लगाएंगे, इसको इस तरीके से, विल यू गिव मी द वॉच। अब हालांकि आप कहोगे विच लगाना चाहिए, लेकिन विच नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे विच, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विच नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। विल यू गिव मी द वॉच दैट इज ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क में है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, ये भी कर देना है, जब क्वेश्चन मार्क हो तो विच की जगह दैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आई बोट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। ये आई बोट अ पेन फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट, ये लिखा हुआ है। तो आई बोट अ पेन, अब इसमें देखिए पेन लेके आया और वो लॉस्ट, आई बोट अ पेन, द पेन। अब यहां जो पेन है ना, इससे पहले क्या है, ए पेन लिखा हुआ है ना, वो पेन जो मैं पहले कुछ दिन पहले लेके आया था वो खो गया। इस तरीके से इसको बनाना है। पेन के लिए ये जो इट जो है, इट की जगह क्या लगाना है, पेन लगाना है अपनो। आई हैव लॉस्ट द पेन, आई बॉट ए फ्यू डेज बैक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव लॉस्ट ए पेन, आई हैव लॉस्ट ए पेन। अब बाकी सेंटेंस क्या बचा है, क्या बचा है, आई बॉट, ये ए पेन जो है वो तो हमने ले ही लिया पहले, सॉरी ए पेन तो हमने ले ही लिया पहले, ठीक है ना। आई हैव लॉस्ट अ पेन, पेन ले लिया, पेन के लिए क्या लगाना है, विच लगाना है, ठीक है ना। आई हैव लॉस्ट ए पेन विच आई बोट, क्या लगाएंगे, ए फ्यू डेज बैक, फ्यू डेज बैक। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, बीच में से उठाई है, बीच में से ही भी वर्ड को उठाना पड़ सकता है जोड़ने के लिए। तो आई हैव लॉस्ट ए पेन, इट की जगह आई हैव लॉस्ट इट की जगह ए पेन आ जाएगा, और फिर विच लगा करके जो बाकी सेंटेंस बचा है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से अपने इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज इन माई हैंड, आई लाइक इट मोस्ट। अब देखिए यहां पर फिर देखो बुक है,
बुक है ना, बुक एक वस्तु का नाम है और इसके लिए इट आया हुआ है, इट को हटाना है और इट की जगह क्या लगाना है, विच लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, आई लाइक द बुक, आई लाइक द बुक। अब बुक के साथ क्या लगाएंगे, विच। आई लाइक द बुक, क्या लगाएंगे, आई लाइक द बुक। अब विच इज इन माई हैंड, आई लाइक द बुक विच इज इन माई हैंड। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बना देना है। आई लाइक द बुक या आई लाइक द बुक। आई लाइक, ये मोस्ट लिखा है ना, आई लाइक मोस्ट द बुक, लाइक के बाद ये मोस्ट जो है वो हटाएंगे नहीं, इसको पहले लिख देंगे। आई लाइक मोस्ट द बुक, यानी उस पुस्तक को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, विच इज इन माई हैंड, क्योंकि बुक के लिए हमको क्या लगाना है, विच का यूज करना है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बुक के लिए इट को हटा करके विच के लगा देंगे। ओके, द डॉक्टर इज फेमस, सी विजिटेड हिम। अब देखिए द डॉक्टर, अब द डॉक्टर के लिए क्या आ रहा है, सी विजिटेड हिम, वह उसके पास गई। हिम किसके लिए है, डॉक्टर के लिए है। और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं अपने, whom। द डॉक्टर whom सी विजिटेड इज फेमस। ओके, तो इज फेमस जो बचा हुआ है वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आपको पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर में अगर ये पूछे तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। तो ये तो थे हमारे रिलेटिव क्लासेस के बारे में। आज हम नया टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब क्लासेस। एडवर्ब क्लासेस को समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। हमने नाउन क्लासेस पढ़ा, एडजेक्टिव क्लासेस पढ़ा, एडजेक्टिव क्लासेस या रिलेटिव क्लासेस पढ़ा, दोनों के बारे में हमने बात कर ली। नाउन किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, जाति, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं। एनी नेमिंग वर्ड जो होती है वो क्या है, नाउन कहलाती है। और एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव। पर एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बारे में भी बात करता है और एडजेक्टिव के बारे में भी बात करता है। तो इसलिए याद रखना एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और मैं कह दूं वर्ब, इन दोनों के बारे में, दोनों को मॉडिफाई करता है, उन दोनों को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब इनके बारे में कुछ ना कुछ मॉडिफाई बोथ दी एडजेक्टिव एंड दी वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब को भी एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे, उनके दोनों के बारे में बात करे, वर्ब के बारे में बात करे और एडजेक्टिव के बारे में बात करे, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब की बात कहते हैं जैसे आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है ना। तो लाइक क्या है, वर्ब है, लाइक वर्ब है। वर्ब के बारे में देखो, ये वेरी शब्द क्या करता है, बहुत ज्यादा। वेरी मच क्या चीज है, एडवर्ब है। आई लाइक यू वेरी मच, वेरी मच क्या चीज है, एडवर्ब है। क्यों, मच, मोर, मोस्ट, मच तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ये वेरी आया हुआ है, मच एडजेक्टिव है और वच से पहले वेरी आया हुआ है, तो मच को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब वेरी क्या चीज है, यहां पर एडवर्ब है। तो एडवर्ब को ध्यान में रखना है। ये लाइक के बारे में, बहुत लाइक मैंने पसंद करता हूं, कितना, बहुत ज्यादा, और अधिक कितना, बहुत। तो ये एडवर्ब वो चीज होती है जो एडजेक्टिव के बारे में भी बात करे और वर्ब के बारे में भी बात करे, तो वो एडवर्ब कहलाती है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लाज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडवर्ब क्लाज। ऐसा क्लाज जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लाज कहलाते हैं। तो इसके अंदर 3 प्रकार की कंडीशंस आती है, 3 प्रकार की कंडीशन आती है। पहली कंडीशन जो होती है वो कहलाती है कौन सी, ओपन कंडीशन।
ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन जो होती है, ठीक है ना, ओपन कंडीशन की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोबेबल कंडीशन। यानी ऐसी शर्त जिसको पूरा किया जा सकता है उसे कहते हैं ओपन कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कह दो है या इम्प्रोबेबल कह दो, मतलब जो संभव ही नहीं है, या कह दो इमेजिनरी कंडीशन, यानी काल्पनिक शर्त। हाइपोथेटिकल कंडीशन, इम्प्रोबेबल असंभव, इमेजिनरी कंडीशन इम्प्रोबेबल जिसकी प्रायिकता नहीं हो, काल्पनिक हो, उसको इम्प्रोबेबल कहते हैं, जो काल्पनिक होती है। तो काल्पनिक जो कंडीशन होती है वो कहलाती है। तीसरी कंडीशन वो होती है जो इम्पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल असंभव होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। तो तीन प्रकार की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान देना है। तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ओपन कंडीशन, दूसरी कंडीशन होती है हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, तीसरी इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं ओपन कंडीशन के बारे में। तो ओपन कंडीशन होती क्या है, सबसे पहले बात ये करते हैं। और कंडीशन बताने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, कंडीशन बताने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं और ओपन कंडीशन होती क्या है, ठीक है ना। इसमें मैं बता देता हूं, इसमें क्या होता है, दो क्लास होते हैं। एक तो होता है इफ क्लास। इफ क्लास का मतलब जो क्लास इफ से शुरू हो वो इफ क्लास होता है, ठीक है ना, इफ क्लास होता है। और दूसरा जो क्लास होता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लास। दूसरा क्लास होता है प्रिंसिपल क्लास। यानी दो क्लास होते हैं, एक कंडीशनल क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास होते हैं। और ओपन कंडीशन वो कंडीशन होती है कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। यानी जो कंडीशन वाले वाक्य में जिस काम के लिए कहा जाता है, अगर सब्जेक्ट वो काम कर लेता है, कर्ता वो काम कर लेता है, तो उसका परिणाम उसे मिल जाता है। ये ध्यान में रखनी है। तो दो प्रकार के इसमें क्लास होते हैं, इफ क्लास और प्रिंसिपल क्लास। दूसरी बात, जो इफ क्लास होता है उसमें क्या होता है, इफ क्लास जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या है, इसमें हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम क्या लगाएंगे, डू ऑब्लिक डज नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं तीनों चीजें बता देता हूं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका इफ क्लास के अंदर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें तीन चीज लग सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लग सकता है, डू डज के साथ नॉट लग सकता है। दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें अपने फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप विल लगाओ चाहे सेल लगाओ, उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको मैं पूरा स्पष्ट कर देता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि इफ यू ब्लैंक, अब ब्रैकेट में दे दिया वर्क, ठीक है ना, हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यानी अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो ये जो है ना वर्क, इसकी सही फॉर्म भरना है। तो क्योंकि यू के साथ तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आती है, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तभी अपने क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफल हो जाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और सेंटेंसेस भी आप देखिए। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस आपको पूछे जाएंगे, इफ यू हैव हेडेक यू कैन टेक रेस्ट। इफ यू हैव हेडेक यू कैन टेक रेस्ट।
अब मैंने तो ये बताया कि इफ वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हैव का हैव ही रहेगा। क्यों रहेगा? हैव का हैव ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यू के साथ तो हैव ही लगता, अगर ही लगता तो ही के साथ हैज आ जाता प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहां पर हैव का हैव ही रहेगा। यहां पर विल नहीं आया, देखिए नहीं आया ना, क्योंकि कैन कुड विल वुड शैल शुड है, शुड आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, तो वे वैसे की वैसे ही रहते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इफ वाला क्लोज है तो वो तो कंप्लीट है पहला सेंटेंस। अगर तुम्हारे सिर दर्द है तो तुम आराम कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू डोंट डू योर वर्क, देखो यहां पर देखिए डोंट डू योर वर्क, डोंट डू, ये डू नॉट डू क्या है? डू नॉट डू क्या चीज है? डू नॉट डू प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट देखिए द टीचर, अब ये इफ वाला कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, इसमें क्या लगाते हैं अपने? फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? विल पनिश, विल पनिश का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा विल पनिश, ठीक है ना। तो द टीचर विल पनिश हो जाएगा, ये पनिश की जगह आ जाएगा विल पनिश। तो ये क्या बन जाएगा? इफ यू डोंट डू योर होमवर्क द टीचर विल पनिश यू, अगर तुम आपका होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर आपको पनिश करेगा। तो ये इसका हिंदी अनुवाद भी इसी तरीके से बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो टीचर आपको पनिश करेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि अगर तुम करोगे नहीं तो टीचर आपको पनिश करेगा, तो विल पनिश आ जाएगा। इफ वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इफ सी, अब यहां इफ वाले क्लास में देखिए, अब बी टाइप वर्ग आपको पता है कौन सी होती है? बी टाइप वर्ब इज एम आर होती है ना। तो बी टाइप वर्ब इज एम आर होती है। तो इफ सी के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। बताओ सी के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो इफ सी इज केयरलेस, तो यहां बी लिखा है, यहां पर आई लिखा होता तो एम आ जाता, यू लिखा होता तो आर आ जाता। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? इज। इफ सी इज केयरलेस सी विल हर्ट, क्योंकि इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है। और इधर विल हर्ट ये फ्यूचर टेंस में है। अगर वो केयरलेस है, बेपरवाह है, यानी ध्यान नहीं रखती है, तो उसकी फिंगर के हर्ट होगा, उसकी उंगली कट जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस के अंदर ब्लैंक के अंदर भरना है। यही आपको पेपर में आने वाला है। इफ ही नोट वर्क हार्ड, अब यहां नोट वर्क लिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है? नोट वर्क। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में बताओ ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ डू लगता है, डज लगता है। बताओ इन दोनों में से क्या लगता है? क्योंकि हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, तो प्रेजेंट सिंपल में या तो डू लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। तो डू तो लगता है आई यू वी दे के साथ, परंतु डज किसके लग सकता है? थर्ड पर्सन और कोई भी सिंगुलर। तो ये ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो अपने यहां का क्या लगा देंगे? यहां हम लगा देंगे डज नॉट वर्क, ठीक है ना। यहां डू नॉट वर्क की जगह क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा इफ ही डज नॉट वर्क। इसका सही आंसर ये आ जाएगा डज नॉट वर्क। इफ ही डज नॉट वर्क, ये सही आंसर आ जाएगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट गेट थ्रू, ठीक है ना। वो पास नहीं हो, गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना। यहां विल नॉट आया हुआ है ना, फ्यूचर है, यानी अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। गेट थ्रू का अर्थ भी क्या होता है? पास होना। आपको फ्रेजल वर्ब भी ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब आपको पहले से ही मैंने करवा दी है। नेक्स्ट देखिए दे विल गेट वेट, वो भीग जाएंगे, वो भीग जाएंगे। इफ इट, यानी यहां पर इफ है, इफ इट रेन। अब यहां पर देखिए विल गेट फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, इसका मतलब फ्यूचर तो दिया हुआ है, आपको प्रेजेंट देना है इफ वाले में। तो इफ इट, ये कोमा यहां से हट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा इफ इट रेन। रेन इट के साथ जो वर्ब आती है, ही सी इट के साथ जो वर्ब आती है, उसके साथ आई ई एस जुड़ा होता है, या एस जो रेन्स हो जाएगा। तो रेन्स होता है इफ इट रेन्स। तो क्योंकि ही सी इट जो भी वर्ब आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी आता है, इट क्या है? सिंगुलर है, इट सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ एस सी एस वाली वर्ब आएगी। तो ध्यान देना है, दे विल गेट वेट इफ इट रेन्स। तो ये कंडीशनल ओपन कंडीशन वाले सेंटेंसेस है। नेक्स्ट देखिए अब है वी प्ले चेस इफ यू कम टू माई हाउस। देखो यू कम, ये प्रेजेंट सिंपल तो दिया हुआ है, यहाँ पर यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट सिंपल दिया है। और ये कौन सा क्लास है? इफ क्लास। अगर तुम मेरे घर कल आओगे या आओगे तो हम क्या करेंगे? चेस खेलेंगे।
हम चेस खेलेंगे। अब ये कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज है और इसमें कौन सा टेंस प्रयोग होता है, फ्यूचर। तो फ्यूचर में विल या शैल लगाते हैं, तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, शैल प्ले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी शैल प्ले, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया, वी शैल प्ले चेस इफ यू कम टू माई हाउस टुमारो। तो इस तरीके से ये ओपन कंडीशन जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द वाटर विल सूट द पेशेंट। वाटर जो है पेशेंट को सूट करेगा, पेशेंट को जचेगा, सूट करने का मतलब जचेगा है। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में विल का प्रयोग है, वाटर जच जाएगा पेशेंट के। इफ द वाटर, अगर पानी, अब ये देखो इफ वाला सेंटेंस है ना, इफ वाला सेंटेंस, इफ का मतलब कंडीशनल है ये, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब आपको क्या लगाना है, बी का फर्स्ट फॉर्म, वाटर क्या सिंगुलर है, तो बी का इज एम आर, बी आ जाए तो आपको इज एम आर भरना है, ध्यान रखना है। तो क्या भरेंगे, वाटर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज, एम तो लगाएंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज। तो ब्रैकेट में यहां पर आंसर आ जाएगा इज। तो वाटर विल सूट द पेशेंट इफ द वाटर इज फ्रेश। तो बी का आंसर जो आएगा वो इज आएगा। बी की जगह अपने को इज लिखना है, या फिर एम लिखना है, या फिर आर लिखना है। प्लांट्स ग्रो क्विकली इफ यू वाटर देम। अब यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि पौधे जल्दी से उग जाते हैं, ये प्लांट्स ग्रो क्विकली इफ यू, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है ना, और यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इफ वाला सेंटेंस है, इफ वाला सेंटेंस आ जाए तो वहां भी प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे, तो वाटर का वाटर ही रहेगा ये। तो आंसर हमारा वाटर्स ना आकर के वाटर रहेगा, क्योंकि यू आया हुआ है। यू जो होता है सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ बिना एस वाली वर्ब, वाटर वर्ब है, वाटर माने पानी देना, सिंचाई करना होता है। अब यहां एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें एक काम, तो ऐसे सेंटेंस जैसे कहते हैं इफ यू हीट बटर, ठीक है ना, इफ यू हीट बटर और इट मेल्ट्स। देखो दोनों में देखिए, इफ यू हीट बटर, कॉमा लगाया हुआ यहां पर, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स। तो अब यहां पर क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इफ यू हीट, है ना। अगर तुम मक्खन को गर्म करते हो तो वो पिघल जाएगा। दूसरा काम अपने आप होता है, और जब जिसमें दूसरा काम अपने आप होता है तो दोनों में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना है। अगर पौधों को पानी दोगे तो अपने आप उगेंगे ना, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एक काम आप पूरा कर दो तो दूसरा अपने आप हो जाता है, तो दूसरा अपने आप हो जाता है, तो अपने क्या करते हैं, तो इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, इसका मतलब बटर को जब अपने गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, अपने आप काम होता है। वहां पर दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर एक बात, ये थोड़ा सा अपवाद है इस ओपन कंडीशन में। तो एक काम अगर हम करते हैं और प्राकृतिक रूप से दूसरा काम हो जाता है, तो वहां पर अपने क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां लिखा है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू इफ यू स्पीक, इफ वाला सेंटेंस है, तो यहां पर यू के साथ देखिए, यू के साथ क्या लगाते हैं, बिना एस वाली वर्ब लगाते हैं, तो स्पीक का स्पीक ही रहेगा, स्पीक, हमारा आंसर स्पीक ही रहेगा। तो क्या आएगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझ सकता अगर तुम चाइनीज बोलते हो। तो अब आपको ये नहीं अंदाजा लगाना कि ये प्रिंसिपल सेंटेंस है, इसमें तो विल चलाना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहां पर कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, अगर ऐसी चीजें आती है तो आपको यहां पर ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये थी हमारी ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन किस लिए होती है, परमिशन के लिए भी हो सकती है। जैसे इफ यू कंप्लीट योर वर्क यू मे गो होम। एक टीचर कहता है इफ यू कंप्लीट योर होम वर्क यू मे गो होम। अगर तुमने काम कर लिया, काम कर देते हो तो तुम घर जा सकते हो। तो ये क्या है, परमिशन वाला वाक्य है। तो यहां पर देखिए यू मे गो है, विल गो नहीं है। यहां पर इजाजत दे रहा है तो इसलिए मे गो, ठीक है ना। एडवाइस भी कई बार अपने बताते हैं, ठीक है ना, एडवाइस देते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं कि एडवाइस देते हैं तो फिर वो ऐसे आ जाएगा, जैसे इफ यू बेट, नहीं सॉरी, इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम वेट को लूज करना चाहते हो तो यू मस्ट ईट लेस ब्रेड, तो आपको कम रोटी खानी चाहिए। तो यहां पर मस्ट ईट लग रहा है ना,
यानी प्रिंसिपल क्लास में मस्ट ईट लग रहा है, तो यहां पर क्या दे रहा है वो क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आ सकते हैं। एक सेंटेंस और है, इफ यू बेट, अगर तुम शर्त लगाओ, इफ यू बेट, अगर तुम शर्त लगाओ। अब एबिलिटी बता रहा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर तुम शर्त लगाओ तो मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो कैन लिफ्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लास में अपने विल शेल का प्रयोग करें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जरूरी है अगर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया है और ओपन कंडीशन है और ऐसी प्रकार की वाक्य है जिसमें अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो दूसरी कही गई बात पूरी हो सकती है। अगर उसमें संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पूरा होने की संभावना है, एक काम पूरा कर दें और दूसरा पूरा होने की संभावना है, वहां संभावना बतानी है, तब अपने फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अपने मे का, मस्ट का, कैन का, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी कौन सी कंडीशन, ओपन कंडीशन। ओके, ये हमारी ओपन कंडीशन थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।